एक जमाना था जब सड़कों पर दिखाई देती थी सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार। आज नजर आती हैं सरपट भागती BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, ऑडी। पहले सिर्फ घर में एक फोन हुआ करता था, आज हर हाथ में मोबाइल है। पहले सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, आज हजारों चैनल हैं। नाइनटीन 1991 में भारत के पास केवल 2 हफ्तों का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था। हमने अपना सोना तक लंदन भेज दिया था लोन लेने के लिए, और आज हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। चांद पर पहुंच चुके हैं। 130 करोड़ से ज्यादा लोग यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया हमारा यूपीआई सिस्टम को कॉपी कर रही है। और 2047 का एक सपना है विश्व गुरु बनने का। लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, लेकिन पूछना जरूरी है, क्या हम एक्चुअली रेडी हैं अभी कि नहीं? आज हम ना पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ना ही प्रोपेगेंडा वगैरह की बात करेंगे। आज हम केवल फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि भारत आज कहाँ खड़ा है, उसकी ताकत क्या है, इसकी कमी क्या है, और ये 2047 तक कहां तक जा सकता है, और क्या ये 2047 में विश्व गुरु बनने का जो सपना है हमारा, क्या ये सच हो सकता है या सिर्फ एक स्लोगन है? The fastest growth rate economically. It's a logistical marvel. Economy right now, such a high growth rate. Saab Changasi! 21st century is going to be the Indian century. India, the world's fastest. Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. These hazardous walking conditions push even willing pedestrians to choose vehicles. Fastest growing major economy. उनको यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार? India has more promise than any large country in the world. ये गुड़गांव बनने वाला था सिंगापुर ऑफ इंडिया। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के छोड़ देता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया। साब चंगासी! दुनिया का क्लॉथ रिसाइकलिंग कैपिटल कहा जाता है पानीपत को। This is the side of India most. दुनिया कह रही है कि भारत आने वाले दिनों की महाशक्ति है। इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ पूरा एक गांव एक ही कमरे में रह रहा है। ये है हमारा कमरा, इसमें कम से कम 6 परिवार रहते हैं। Most Saab Changasi! travelers never see. The production capacity of India is one of the best assets the world has today. पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। में पेशेंट्स लड़ रहे हैं एक कंबल के लिए। तो पहले बात करते हैं उन चीजों की जो एक्चुअली काम कर रही हैं। 2014 में इंडिया दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था और आज 5th है। 6th 5th मतलब होता रहता है। IMF का प्रोजेक्शन है कि हम 2027 तक जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। GDP 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर $30 ट्रिलियन हो सकती है। अगर हम कंसिस्टेंटली 7 to 8% की ग्रोथ हर साल दिखाते हैं तो हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2040 तक बना सकते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन से मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, और ये पूरी दुनिया देख रही थी उस समय, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पहला देश बना भारत जो मून के साउथ पोल पर लैंडिंग किया, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग। और अगर बजट की बात करें तो बजट है मात्र 615 करोड़, और अगर हम इसे कंपेयर करें हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर से तो उसका बजट था 1100 करोड़ रुपए। सोचिए, एक मूवी के बजट से भी कम बजट में हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन करके दिखा दिए पूरी दुनिया को। और बात करें अगर यूपीआई की तो उसकी तो क्या ही बात करें, हर जगह वाह वाह हो रही है। लेकिन यूपीआई एक अकेले महीने में 14.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड सेट कर दिया।
जिसकी टोटल वैल्यू $246 बिलियन से भी ज्यादा है, और यूएई, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर बन चुकी है। इंडियंस की एवरेज एज है 28 इयर्स, चाइना की एवरेज एज है 39 इयर्स और जापान की है 49 इयर्स। जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है तो हम फ्रेश टैलेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज इंडियन ओरिजिन सीईओज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन के बैठे हैं, और अब यूट्यूब के भी सीईओ हमारे इंडियन ही हो गए, नील मोहन। ये एक्सीडेंट नहीं है। तो जो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त फिट है, तो वो लोग थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि अब कॉइन का दूसरा साइड भी खुलने वाला है, और ये वो साइड है जो आप टीवी पर कभी नहीं देखेंगे। इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, लेकिन ASER 2022 रिपोर्ट कहती है कि ग्रेड 5 के 50% से ज्यादा बच्चे ग्रेड 2 की रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले 60% से ज्यादा इंजीनियर्स को इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयबल बताती है। ये नंबर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट का है। क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बट क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं। हर साल 12 मिलियन से ज्यादा लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन हम सिर्फ 8 से 9 मिलियन लोगों को ही जॉब दे पा रहे हैं। और बाकी लोग का क्या? या तो फिर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में जाए, या तो फिर गिग इकोनॉमी में जाए, या फिर वो छोले कुलचे बेच के अपना पेट पाले। CMIE डेटा कहता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% तक पहुंच चुका है। और मुझे नहीं लगता कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है अगर हमने इसको सही समय पर एड्रेस नहीं किया तो। इंडिया अपने GDP का सिर्फ 2.1% हेल्थ पे खर्चा करता है, चाइना 5.4, ब्राजील 9.9 और यूके तो 12% तक खर्च करता है। और WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया में हर 1000 लोगों में केवल 0.7 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जबकि रिकमेंडेशन लेवल 1 है। ये गैप लगभग 6 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स का है। और एयर पॉल्यूशन का क्या? दिल्ली में AQI कभी कभी 400 पार कर जाता है, जहां PM 2.5 WHO की सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा चला जाता है। और कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में टॉप 1% के पास 40% नेशन वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास केवल 3% वेल्थ है, और पर कैपिटा इनकम में इनके $2600 से कम है। इसको ऐसे समझिए कि एक रूम में आप भी बैठे हैं और मुकेश अंबानी बैठे हैं। जब पर कैपिटा इनकम निकल के आए तो दोनों लोग बिलियनर कहलाए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा आप तो। और अब आते हैं उस टर्म पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, विश्व गुरु। क्या है ये विश्व गुरु आखिर? अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया सच में विश्व गुरु था पहले के समय में। 5th सेंचुरी में जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो उस समय इंडिया में 45 कंट्रीज से 10,000 से ज्यादा लोग पढ़ने आया करते थे। चाइना, जापान, श्रीलंका, कोरिया सभी देश से लोग यहाँ पर सीखने आते थे। आर्यभट्ट ने जीरो दिया और चरका ने आयुर्वेद दिया, सुश्रुता ने सर्जरी की शुरुआत करी और पाणिनि ने लिंग्विस्टिक दी। लेकिन मॉडर्न एरा में विश्व गुरु का मतलब क्या है? ये सिर्फ GDP नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये सिर्फ वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं नहीं है। विश्व गुरु का मतलब एक ऐसा देश जिसको दुनिया देखती हो, जिससे सीखती हो, जिसको फॉलो करती हो, वो है असली विश्व गुरु। इसको अगर हम आज की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनोवेशन में और लीडरशिप में आप अमेरिका को ले लीजिए, कल्चर में आप जापान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए। इंडिया के पास पोटेंशियल तो है। UPI ऑलरेडी ग्लोबल मॉडल है, योगा ऑलरेडी दुनिया में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब तक 120 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। ये विश्व गुरु बनने का ही तो एक छोटा सा स्पार्क है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग 2047 तक विश्व गुरु बन सकते हैं। तो क्या 2047 तक विश्व गुरु बनना पॉसिबल है? कंडीशनली मैं हाँ कहूंगा, हाँ है। फिनलैंड ने 1970s में एजुकेशन को ओवरहॉल किया और अगले 30 सालों में दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन फिनलैंड में बन गई। और हमारे पास भी इतना ही वक्त है। NEP सही डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी और नई नई चीजों को ले आना होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड को भी इंक्रीज करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देना होगा। PLI स्कीम से ऑलरेडी 14 से ज्यादा सेक्टर्स टारगेट हैं और सेमीकंडक्टर मिशन में टाटा, PSMC और माइक्रोन जैसे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में अपना सेटअप बिल्ड कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। अगर हम चाइना +1 स्ट्रेटजी का सही फायदा उठा सके तो जो कंपनीज चाइना से बाहर जा रही हैं वो इंडिया में आ सकती हैं और करोड़ों जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इजराइल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है।
फिर भी वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप 5 रैंक करता है। और अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ पर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और इसी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में ही है 100 यूनिकॉर्न्स के साथ। अगर डीप टेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग बढ़ेगी तो हम भी इनोवेशन लीडर बन सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ जो सिर्फ 10% लोगों को ही फायदा पहुंचाती है, ऐसा विश्वगुरु नहीं बनता। जब तक इन लोगों की ग्रोथ नहीं होती तब तक विश्वगुरु का टाइटल अधूरा है। 2047 में भारत की आजादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी उस समय, और उस दिन एक सवाल होगा जो हर कोई पूछेगा, क्या हमने सिर्फ बातें करी या कुछ किया भी? इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंशिएंट विजडम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक डीपली रूटेड सिविलाइजेशन है जो 5000 सालों से सरवाइव करती आई है। लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए सरवाइव करना ही काफी नहीं होगा, हमें इंस्पायर भी करना पड़ेगा। और हम इंस्पायर तभी कर पाएंगे जब हम अपने लोगों को यानी 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी देंगे। क्योंकि 2047 में भारत कैसा बनेगा ये आज के क्लासरूम में डिसाइड होता है, आज के लेबोरेटरीज में डिसाइड होता है और आज के डिसीजंस में डिसाइड होता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या हम विश्वगुरु बन पाएंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इसके लायक बनने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। बाकी इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।